हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में। फ्रेंड्स, ये फिजिक्स की क्लास चल रही है। इसमें 100+ क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस करा दिए गए हैं। अगर आप लोग को पिछले क्लास को देखना है तो जा करके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण। अगर कोई भी वस्तु समुद्र में डूब जाती है तो उसका पता हम कौन से उपकरण से लगा सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है रेडार से, बी दिया है सोनार से, सी दिया है क्वासार से और डी दिया है पल्सार से। तो जब कोई भी वस्तु समुद्र में डूब जाती है तो उसका पता लगाने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण होता है, जो उपयोग में लाया जाता है, वो सोनार होता है। सोनार का प्रयोग करके वस्तुओं का पता लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, किसी उपग्रह को पृथ्वी से बहुत ही परिशुद्ध रूप से, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है डॉपलर प्रभाव की सहायता से पथांकित किया जा सकता है, बी दिया है रेडार की सहायता से पथांकित किया जा सकता है, सी दिया है सोनार की सहायता से पथांकित किया जा सकता है, ऑप्शन डी दिया है कि जीमान प्रभाव की सहायता से पथांकित किया जा सकता है। तो किसी भी उपग्रह को पृथ्वी से बहुत ही परिशुद्ध रूप से डॉपलर प्रभाव की सहायता से पथांकित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। डॉपलर प्रभाव की सहायता से पथांकित किया जा सकता है। इसमें आइए कुछ और जानते हैं। इसमें दिया है कि प्रकाश का डॉपलर प्रभाव क्या होता है। इसमें प्रकाश में डॉपलर प्रभाव केवल प्रकाश स्रोत व दर्शक के बीच के अपेक्षित वेग पर निर्भर करता है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा सुदूर तारों, गैलेक्सियों के पृथ्वी के सापेक्ष वेग तथा उनकी गति की दिशा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित धातुओं में, जो धातुएं दी हैं इनमें से सबसे बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। इनके घनत्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो धातुएं कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे दिया है प्लेटिनम, दूसरे पे दिया है स्वर्ण, तीसरे पे दिया है तांबा और चौथे नंबर पे दिया है सीसा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा घनत्व का है, इनको हमको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ज़्यादा किसमें है, सबसे ज़्यादा घनत्व शीशे का होगा, फिर तांबे का होगा, फिर स्वर्ण का होगा, फिर प्लेटिनम का होगा। तो 4 3 2 1 ऑप्शन में है, बी में है। ऑप्शन बी इसका क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। सीसा, तांबा, स्वर्ण और प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता है जबकि, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता है जबकि, ऑप्शन ए में दिया है कि ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा हो, बी में दिया है कि ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा हो, सी में दिया है कि ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक व स्रोत की सीध रेखा के लंबवत गमन करता हो, और डी में दिया है कि ध्वनि का स्रोत अति उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करता हो। तो इसमें ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता है जबकि ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक व स्रोत के सीध रेखा के लंबवत गमन करता हो। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि विभिन्न तरंगदैर्घ्य की निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों का विचार कीजिए। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों का विचार कीजिए। इसमें जो तरंगदैर्घ्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का विचार करना है, इसमें कौन कौन सा दिया है, परावैगनी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव, सी में दिया है एक्स किरणें और डी में दिया है रेडियो तरंगे। तो इसमें हमें इसको आरोही क्रम में तरंगदैर्घ्य के विन्यास के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब सबसे कम जिसका रहेगा, तो सबसे कम किसका है, इसमें सबसे कम एक्स किरणें का है। तो पहले क्या आएगा, एक्स किरणें का आएगा, फिर उसके बाद से किसका है, परावैगनी किरणें का है तो 1 आएगा, फिर उसके बाद से इसमें सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव है, उसके बाद से रेडियो तरंग में सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, रेडियो तरंग का होता है। तो 3 1 2 4 ये किस में है, ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। किसकी कितनी तरंगदैर्घ्य होती है,
उनकी लंबाई देख लेते हैं। इसमें एक्स किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻10 मीटर तक होता है। परावैंगनी किरणों का 10⁻⁻8 से 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। सूक्ष्म तरंगों का 10⁻3 से 1 मीटर तक होता है और रेडियो तरंगों का 1 to 10⁴ मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यदि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन किसी धन आवेशित प्लेट से समान दूरी पर व्यवस्थित हों। जैसे चित्र में दिया है, देखिए लिखा है यहाँ पे, चित्र में देखिए तो यहाँ पे दिया है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन किसी धन आवेशित प्लेट के समान दूरी पर अवस्थित हों। तो ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में दिया है कि दोनों कण, ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है दोनों कण दाईं ओर समान त्वरण से गतिमान होंगे। बी में दिया है इलेक्ट्रॉन दाईं ओर बहुत कम त्वरण से गति करेंगे। और सी दिया है कि प्रोटॉन प्लेट की ओर बहुत कम त्वरण से चलेंगे। और डी ऑप्शन में दिया है प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन प्लेट की ओर 2000 गुना तेज़ी से गति से चलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन किसी धन आवेशित प्लेट के समान दूरी पर अवस्थित हों, तब प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन प्लेट की ओर 2000 गुना गति से चलेंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है बॉक्साइट का, ऑप्शन बी दिया है गंधक, ऑप्शन सी दिया है फास्फोरस, ऑप्शन डी दिया है ग्रेफाइट। तो इसमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग हम स्नेहक के रूप में करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ऑटो वाहनों में द्रव चलित हाइड्रोलिक ब्रेक, ऑटो वाहनों में द्रव चालित ब्रेक, उसमें ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में दिया है बर्नौली सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, बी दिया है पाइसैली सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और डी दिया है पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। और ऑप्शन सी में दिया है कि पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और ऑप्शन डी दिया है आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो ऑटो वाहनों के द्रव चालित हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है वो पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, पास्कल सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होता है, हाइड्रोलिक प्रेस होता है, पास्कल के नियम पर आधारित यंत्र है। इसमें ये दिया है हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस भी पास्कल के नियम पर ही आधारित यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा। ऑप्शन ए दिया है कि सदैव हवा में ऊपर उठता है, ऑप्शन बी में दिया है कि हवा में केवल तब ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम हो, और सी दिया है कि हवा में केवल तब ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार के बराबर हो, और डी दिया है हवा में कभी नहीं उठ सकता। तो हाइड्रोजन गैस भरा हुआ जो गुब्बारा होता है वो हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि बैरोमीटर को, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नहीं है, पहले इसमें दिया है कि बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, या फिर दूसरे में दिया है कि ऊंचाई ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तीसरे में दिया है कि द्रवों के घनत्व ज्ञात करने में प्रयुक्त किया जाता है, और चौथे में दिया है मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है।
तो जो बैरोमीटर है इसका प्रयोग हम वायुमंडलीय दाब मापने हेतु करते हैं और मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें सही जो होगा, इसमें पहला और चौथा है सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सी में दिया है पहला और चौथा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक्स किरणें वास्तव में होती हैं। एक्स किरणें जो होती हैं धीमी गति के इलेक्ट्रॉन हैं, तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन हैं, या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और ऑप्शन डी में दिया है धीमी गति के इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो एक्स किरणें होती हैं वो वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जो एक्स किरणें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है परिदर्शी में होने वाली प्रकाश की परिघटना। ऑप्शन इसमें देखते हैं। इसमें पहला दिया है परावर्तन। जो परिदर्शी होती है, पेरिस्कोप होता है, उसमें प्रकाश की कौन सी घटनाएं होती हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इसमें दिया है कि परावर्तन होता है, दिया है प्रकीर्णन होता है, अपवर्तन होता है, या फिर विवर्तन होता है। तो परिदर्शी में होने वाली जो प्रकाश की परिघटना होती है वो इसमें क्या क्या होता है, परावर्तन होता है और इसमें अपवर्तन होता है। तो जो परिदर्शी या पेरिस्कोप है, इसमें होने वाली जो प्रकाश की घटनाएं होती हैं वो दो होती हैं, एक परावर्तन होता है और दूसरा अपवर्तन होता है। तो इसका इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी कुछ बताया गया, इसे देख लेते हैं। यदि अवरोध का आकार बहुत छोटा हो तो प्रकाश अपने सरल रेखीय संचरण में हट जाता है। वह अवरोध के किनारों पर मुड़कर छाया में प्रवेश कर जाता है। प्रकाश के इस प्रकार के अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है डॉक्टर द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी प्रकाश के ऑप्शन दिया है परावर्तन पर निर्भर करती है, बी दिया है प्रकीर्णन पर निर्भर करती है, सी दिया है अपवर्तन पर निर्भर करती है और डी दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करती है। तो डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी जो प्रकाश होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का लगभग 100 केल्विन तापमान पर अतिचालक के रूप में काम में लाया जा सकता है। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको 100 केल्विन तापमान पर भी उसे काम में लाया जा सकता है। तो ऐसा इसमें कौन सा है, सेरेमिक ऐसा है, इसको हम 100 केल्विन तापमान पर भी अतिचालक के रूप में काम में लाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक है। तो अर्धचालक इसमें से कौन सा पदार्थ है, ऑप्शन इसमें 1 दिया है सिलिकॉन, दूसरा दिया है सिरेमिक, तीसरा दिया है जर्मेनियम और चौथा दिया है क्वार्ट्ज। तो निम्नलिखित में से पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ अर्धचालक है। तो अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है सिलिकॉन और जर्मेनियम पहला और तीसरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की कुछ मात्रा इसलिए भरी जाती है जिससे विद्युत बल्ब में जो निम्न दाब पर नाइट्रोजन और आर्गन गैस की कुछ मात्रा भरी जाती है जिससे ऑप्शन ए दिया है कि गर्म तंतु ठंडा रहे, बी दिया है तंतु का वाष्पन न हो पाए, सी दिया है बल्ब वायुमंडलीय दाब पर वहन कर सके और डी दिया है कि तंतु की प्रभा अधिक हो। तो विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की कुछ मात्रा इसलिए भरी जाती है जिससे तंतु का वाष्पन न हो पाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति को
युक्ति ऑप्शन ए दिया है कि ट्रांसफार्मर, बी दिया है दृष्टकारी, सी दिया है प्रेरक कुंडली और डी दिया है डायनेमो। तो एसी को डीसी में परिवर्तन करने की युक्ति दृष्टकारी उपकरण है, दृष्टकारी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है, दृष्टकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि क्रांति वृत्त शब्द का प्रयोग करते हैं। क्रांति वृत्त शब्द का प्रयोग सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के पथ के लिए करते हैं। बी दिया है ग्रस्त सूर्य को के लिए करते हैं। सी दिया है ग्रस्त चंद्रमा के लिए करते हैं। डी दिया है वर्ष भर के दौरान आकाश में सूर्य के पथ के लिए करते हैं। तो क्रांति वृत्त का प्रयोग, जो क्रांति वृत्त है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? तो वर्ष भर के दौरान आकाश में सूर्य के पथ के लिए करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक अंडा नल के जल में डूब जाता है किंतु जल में साधारण नमक के सांद्रित घोल में तैरता है, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है नमक के घोल में अंडा नमक के अवशोषित कर विस्तारित हो जाता है। बी में दिया है एल्बुमिन नमक घुल जाता है जिससे अंडा हल्का हो जाता है। सी दिया है अंडे के घनत्व के नमक के घोल के घनत्व अधिक हो जाता है। और डी में दिया है कि नल के जल पृष्ठ का पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है। तो अंडा नल के जल में डूब जाता है लेकिन साधारण नमक के सांद्रित घोल में तैरता है। इसलिए होता है कि अंडे का घनत्व जो होता है वो नमक के घोल के घनत्व से अधिक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है।